रात में जब ट्रॉट झोंपड़ी के अंदर छिपा हुआ था, बैठा हुआ था, तब उसे बार्किंग डियर की कॉल अपनी झोंपड़ी के पिछली तरफ से, जो ऊंचा टीला था, वहां से सुनाई दी थी। यानी बार्किंग डियर को सब कुछ शायद सामने दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है, तभी वो बोल रहा था। लेकिन जैसे ही वो बड़ा जानवर आकर इसकी झोंपड़ी के बिल्कुल सामने बैठ गया, तब इसे यकीन हुआ कि अब बार्किंग डियर को वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसने कॉल करना बंद कर दिया है। लेकिन जो जानवर इसकी झोंपड़ी के सामने आकर बैठा था, उसने जब इसके दरवाजे के पास आकर सूंघा, तो उसकी जो सांसों की आवाज थी, जो हल्की हल्की गुर्राहट थी, उससे तो यही प्रतीत होता था कि ये कोई बहुत बड़ा जानवर है। उधर बिरसा पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ, जो लगातार धूम्रपान में लीन था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता, सुबह हुई। सुबह होते ही जब ये जानवर उठकर सामने की तरफ जाने लगा, जहां से ये रात में आया था, तो ट्रॉट ने हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ, सामने गया। दरवाजे के अंदर से ही झांक कर देखा तो ये बहुत बड़ा विशाल का एक बाग था। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसी दिशा में जहां से पिछली शाम को ट्रॉट इस तरफ आया था, यानी उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर ट्रॉट को अभी वापस गांव की तरफ जाना था। उधर बिरसा गांव में पहुंच चुका था। उसने अपनी पत्नी को जब सब कुछ बताया तो उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई कि वो क्या करके आया है। उधर रामकिशन ने बिरसा को बुला लिया और साथ ही ट्रॉट का सारा सामान गांव वालों के सामने खोला। उसके अंदर से जो तस्वीरें निकली उनको भी फाड़ दिया रामकिशन ने, जो ट्रॉट के परिवार की थी। ये सारे दृश्यों को बिरसा वहां खड़ा हुआ देख रहा था, सोच रहा था कि वो क्या करे। बेहद दुखी था। रामकिशन से वो सब कुछ साफ साफ तो मतलब ही नहीं कि वो कह सकता था, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये मुद्दा गांव में रहने का और अंग्रेजों की तरफदारी करने का था। लेकिन इस समय अंग्रेजों की तरफदारी नहीं करना चाहता था बिरसा। बिरसा तो केवल एक अच्छे इंसान की मदद करना चाहता था, जो कि ट्रॉट था। 12 बजे का समय हो चुका था। अगर बिरसा को ट्रॉट की मदद करने के लिए जाना है तो यही समय था। वैसे तो बिरसा अपने दिमाग में सोच ही चुका था कि अभी तक तो जो पिछली रात गई है, उस रात में आदमखोरों ने मार कर खा लिया होगा ट्रॉट को। लेकिन बस एक पश्चाताप या एक किस्म से एक स्टेप लेना कि हाँ, मैंने भी अपनी जान को उस व्यक्ति की जान के लिए खतरे में डाला, ताकि आगे की जिंदगी वो कम से कम इस गम में तो ना जिए कि उसने कोशिश ही नहीं की ट्रॉट को बचाने की। इसलिए उसे जाना ही था, एक बार तो उसे वहां पर जाना ही था, ताकि जो गलती उसने की है उसका कम से कम एक पश्चाताप तो कर सके। लेकिन अभी तो यहां पर एक खेल खिला रहा हुआ था रामकिशन ने। मजाक बना रहा था वो ट्रॉट के सामान का, उसके कपड़ों का, हर चीज का। जो इस किट बैग के अंदर उसकी राइफल थी, उसे तो उसने निकाल कर साइड में बड़े प्यार से रख दिया था। उसकी गोलियों को भी बड़े प्यार से रख दिया था, क्योंकि वो चीज तो महंगी थी। वो चीज तो इनके गांव में और आसपास के किसी के गांव में थी भी नहीं, किसी के पास। उधर अगर मैं आपको ट्रॉट की दिशा में लेकर जाऊं, जहां पर वो इस समय अपनी झोंपड़ी के अंदर था, तो मैं 10 बजे से शुरू करूंगा, सुबह के 10 बजे से। 10 बजे ये जो बाघ था, ये जब वहां से मूव हो गया, 10 बजे तक भी ट्रॉट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो झोंपड़ी को खोले और बाहर जाए और उस रास्ते पर जाए जिस रास्ते पर भाग गया है। ये चीज तो एक किस्म से नामुमकिन ही थी। ट्रॉट एक इंजीनियर, एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक सिपाही थोड़े ना था जिसे जंगल वॉरफेयर के बारे में जानकारी हो। कैसे जंगल में चलना है इसकी जानकारी तो बाखूबी थी ट्रॉट को, लेकिन आदमखोर का सामना कैसे करना है
या किसी भी बड़े जानवर का सामना कैसे करना है, वो भी बिना बंदूक के। बिना बंदूक के तो अच्छा खासा कोई सिपाही, कोई निपुण, कोई दिलेर व्यक्ति भी मात खा जाए, लेकिन यहां पर तो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर साइंटिस्ट था। उसके लिए तो इस झोंपड़ी का दरवाजा खोलना ही मुसीबत हो गया था कि कहीं मैं दरवाजा खोलूं, उसकी आवाज इस बाघ को सुन जाए, क्योंकि उसे यह तो पता था कि बाघों की सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। डर के कारण बस उसे तो यही लग रहा था कि कोई काश आ जाए, कोई यहां पर मुझे बचाने के लिए बिरसा की खोज में ही कोई आ जाए, कोई तो आए। इसी सोच में ये अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर फिर से बैठ जाता है। ये डर गया था, अब ये कांप रहा था, क्योंकि इसने देख लिया था कि सामने उस रास्ते पर किस प्रकार का खतरा गया है। भारी भरकम बड़े एक टाइगर को, खुले टाइगर को अपने सामने देख लेना दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। ये कुछ देर और वहां पर इंतजार करता है। उधर राम किशन जो था, उसका खेल अब खत्म हो चुका था। जो बिरसा था, बिरसा को सारा सामान समेटना था, और उसकी नजर बार बार उस राइफल के ऊपर ही पड़ रही थी, क्योंकि उसका मेन एम ही यही था कि राइफल मिल जाए, राइफल मिल जाए, राइफल मिल जाए। रामकिशन ने बिरसा को कहा कि बिरसा, एक काम करो, ये सारा का सारा सामान समेट दो, इसी के इस झोले के अंदर डाल दो, सब कुछ डाल दो और मेरे घर पर रख दो जाकर। जब रामकिशन ने कहा कि मेरे घर पर रख दो, तो अब फिर से परेशानी में आ गया बिरसा, क्योंकि बिरसा ने तो यही सोचा था कि ये सामान, ये बोलेगा इसे ले जाओ, फेंक दो कहीं, और ये राइफल लेगा और यहां से चला जाएगा। लेकिन अब तो रामकिशन ने ये सारा सामान अपने घर में रखने के लिए बोल दिया था। बिरसा सारा सामान इकट्ठा करता है और रामकिशन के घर में रखने के लिए उस तरफ चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते वो यही सोचता है कि वो बहस तो कर ही नहीं सकता रामकिशन से। एक तो वो गांव का सरपंच है, बुजुर्ग है, सब दुनिया उसको मानती है, जो गांव के लोग हैं, और अगर वो ये कह देगा कि उसे तो ट्रॉट को बचाने के लिए जाना है, बंदूक लेनी है या कुछ भी करना है, ये चीज तो बिल्कुल खिलाफ थी। पूरा गांव उसे गांव का निकाला दे देता, गांव से उसे भगा दिया जाता, उसके घर को तबाह कर दिया जाता और यही कहा जाता कि जाओ अंग्रेजों के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते ही हो कि अंग्रेज हमारी इस धरती मां को लूट कर चले जाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बिरसा के दिमाग के अंदर जो चल रहा था वो एकदम जायज था। ट्रॉट को वो जानता था, ट्रॉट इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो इनको यहां पर लूटने के लिए आया था। वो तो केवल अपना काम कर रहा था। ट्रॉट ने उसे कहा भी था कि भाई देखो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुझे तो जल्दी अपने घर जाना है, मुझे कोई लेना देना नहीं यहाँ के हीरों से, किसी भी चीज से। मुझे पता है कि इनकी कीमत कितनी है, मुझे यह भी पता है कि किस प्रकार से आसानी से इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। लेकिन ठीक है, इतना लालच भी ठीक नहीं। ये सारी बातें बिरसा के दिमाग में घूमे जा रही थी। उसने रामकिशन के घर पर उस झोले को रखा और वापस अपने घर आकर एक खाट के ऊपर बैठ गया। सोच रहा था कि समय तो बीत रहा है, फटाफट से राइफल चाहिए, यहां से मुझे अभी निकलना होगा। अगर अभी निकलूंगा तो कहीं जाकर रात में पहुंचूंगा, और रात में आदमखोरों के इलाके में घुसना, यह तो बहुत ही दिलेरी भरा काम, खौफ भरा काम, या कुछ भी कह लीजिए, मौत के मुंह में जाने वाला काम था। इसके पास समय था ही नहीं। यह खड़ा होता है, खड़ा होकर चल पड़ता है फिर से रामकिशन के घर की तरफ। रामकिशन अपने घर के बाहर बैठकर ही बीड़ी पी रहा था। यह उसके पास जाता है। इसे एक ऐसा माहौल बनाना था दोस्तों कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी शिकन नजर नहीं आनी चाहिए कि यह परेशान है और ये ट्रॉट की मदद करना चाहता है। इस प्रकार का तो मंजर रामकिशन को दिखाई ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि रामकिशन भी बड़ा ही शातिर व्यक्ति था। वो अगर इस प्रकार के एक्सप्रेशन
बिरसा के मुंह के ऊपर देखता तो वो समझ जाता कि बिरसा ये बंदूक क्यों मांग रहा है और बिरसा परेशान क्यों है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम जब परेशान होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन लोग बड़े शातिर होते हैं आजकल। लोगों को सब पता चल जाता है कि ये व्यक्ति परेशान है या ये व्यक्ति खुश है या ये व्यक्ति कुछ कहना चाहता है। इसीलिए लोगों की नजरों से कुछ भी नहीं बचा होता। यही सोचकर एक हंसी वाले चेहरे को बनाकर बिरसा रामकिशन के पास पहुंचता है और वहां जाकर उसके बिल्कुल पड़ोस में बैठ जाता है। रामकिशन बैठा बीड़ी पी रहा था। वो बिरसा की तरफ देखता है कि बिरसा क्या लेने के लिए आया है। बिरसा बैठता है और बोलता है, अरे सरपंच साहब, मार दिया हमने उस अंग्रेज को। बहुत खुशी हो रही है आज तो। आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो गया। जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, मैंने अपनी धरती माँ की रक्षा की। बड़ा ही बेकार अंग्रेज था। वो तो ये चाहता था कि सारे के सारे हीरे हमारे यहाँ पन्ना के लूट कर चला जाए और अपने देश में जाकर मजे करे। लेकिन सरपंच साहब, आपने बहुत सही कदम उठाया और सबसे अच्छा कदम उठाया कि मुझे भेजा। मुझे तो चप्पे चप्पे का पता है पन्ना के जंगल का, और उस ट्रॉट को मैं एक ऐसी जगह छोड़ कर आया हूं जहां पर कोई अंग्रेजी फौज भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। उसकी हड्डियां कब गल गई, उसका मांस कहाँ गया, वो कहाँ गया, खुद कुछ नहीं पता चल पाएगा। ऐसी जगह छोड़कर आया हूं सरपंच साहब। लाओ जरा एक बीड़ी तो पिलाओ मुझे। सरपंच रामकिशन भी खुश होता है कि वाह, अब आया मजा, अब तो सारी चीजें बता रहा है बिरसा। बिरसा को बीड़ी पिलाई जाती है और बिरसा बोलता है कि लेकिन सरपंच साहब, मैं एक बात से बहुत नाराज हूं। आपने देखा भी होगा, मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ था जब आपने ये सारा का सारा सामान अपने घर में रखने के लिए कहा। सरपंच साहब देखिए, मैंने अपनी जान दांव पर लगाई। मैं निहत्था गया, अकेला गया वहां पर उसे छोड़कर। रात मैंने पेड़ के ऊपर बैठकर काटी। किस प्रकार से काटी वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। जंगली जानवरों का कितना खतरा था। चाहे आदमखोर बाघ ना भी आए मेरे पास, वहां भालू है, हाथी है, मुझे पेड़ से गिरा सकते थे, मार सकते थे। देखिए ना। तो रामकिशन बोला, तो तुम क्या चाहते हो अब? विरसा ने कहा कि सरकार देखिए, ये जो अंग्रेज की बंदूक है, ये बंदूक मुझे मेरा एक किस्म से इनाम समझ कर ही दे दीजिए। मैं चाहता हूं कि जब मेरे बच्चे बड़े हों, उनके बच्चे बड़े हों, जब भारत आजाद हो, तब कम से कम इस बंदूक को देखने के लिए लोग आए कि हाँ, बिरसा नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस प्रकार से बंदूक छीन ली थी अंग्रेजों की। सरकार, बस आपके पैर पड़ता हूं, ये बंदूक मुझे दे दीजिए। बस इतनी कृपा करिए, इनाम समझ कर दे दीजिए। यही चाहता हूं आपसे। देखिए, मैंने कुछ नहीं मांगा, ना कोई पैसा टका कुछ नहीं मांगा, ना कोई अनाज मांगा, लेकिन ये चीज तो दे दीजिए कम से कम मुझे। अब इसके इसी प्रश्न के ऊपर सारा खेल टिका हुआ था। ये गिड़गिड़ाने लगा, पैर को हाथ लगाने लगा सरपंच के। सरपंच ने भी सोचा कि यार, मैं क्या करूंगा इस बंदूक का। वैसे भी सरपंच की उम्र 80-85 साल की थी, बूढ़ा व्यक्ति था। यही सोचा उसने कि देखो, मेरे जो बच्चे हैं वो तो किसी काम के हैं नहीं। उनको अगर ये बंदूक दे दी तो वो एक दूसरे को ही मार देंगे या कोई ऐसा ही काम कर देंगे कि हमारी पूछते ही खत्म हो जाएं, किसी अंग्रेज को मार देंगे। इसीलिए मेरे पास तो इस बंदूक को रखना ठीक नहीं है। तुम एक काम करो बिरसा, इस बंदूक को रख लो, लेकिन संभाल कर रखना। देखो, मैं तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हैं। आजकल तुम्हें पता ही है, जो बड़े बच्चे हैं किस प्रकार से क्रांतिकारी गुटों में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यह बंदूक किसी ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में लग जाए और वो किसी अंग्रेज को मार दे और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा गांव ही खत्म कर दिया जाए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम इसे संभाल कर रखना और अपने छोटे बच्चों से भी दूर रखना, बिल्कुल अलग रखना, पेटी में रखना। बिरसा ने कहा कि अरे सरपंच साहब, आप इस चीज की तो फिक्र मत करिए बिल्कुल भी। दोस्तों, समय 1-1:30 बज गए थे।
अगर ये अब नहीं गया तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं। ये फटाफट से खड़ा होता है, उस बंदूक को लेता है, उसकी गोलियां देखता है। गोलियों भरा जो छोटा सा एक झोला था, एक पाउच लगा लीजिए, उसे लेता है और चल पड़ता है दबे पांव सीधा अपने घर की तरफ। रामकिशन बीड़ी पी रहा था। वो कहता है कि धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद। अब रामकिशन वहीं बैठा हुआ था और जो गांव के लोग थे वो भी बाहर ही घूम रहे थे। अब ऐसे माहौल में बंदूक को लेकर जंगल की तरफ जाना ये तो मुमकिन था ही नहीं। उसे अभी और भी इंतजार करना होगा कि जब रामकिशन यहां से मूव करे, गांव के लोग तितर बितर हों, इधर उधर जाएं कहीं, ताकि वो जा सके। ये देखता है, ये अपनी पत्नी को भी कहता है कि देखती रहो बाहर। तब तक ये बंदूक को देख रहा था, उसके अंदर गोलियां भरता है। बंदूक इसे चलानी आती ही थी क्योंकि ये बिरसा था। ये बिरसा पहले कई बार इल्लीगल पोचिंग, कई बार इल्लीगल गैंग के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, जंगलों के अंदर बहुत चीजें इसने अपनी जिंदगी में की थी। तभी तो रामकिशन ने बिरसा को भेजा था ट्रॉट को चकमा देने के लिए। इसकी पत्नी आती है, बोलती है कि रामकिशन अपने घर के अंदर जा रहा है और सामने का रास्ता भी साफ है, तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ। मुझे पता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में झोंक रही हूं, लेकिन मैं भी इस विचार के साथ मरना नहीं चाहती कि हमने एक बेचारे व्यक्ति को मार डाला, उसकी हत्या कर दी, उसको धोखा दिया जिसने हम पर विश्वास किया। तुम निकल जाओ बिरसा, तुम निकल जाओ। बिरसा उस बंदूक को अपने धोती और कुर्ते के अंदर छिपाता है और सीधा इस प्रकार से निकलता है जैसे कोई बात ही नहीं। आराम से वो जंगल की तरफ जा रहा है। लोग अक्सर जंगल की तरफ जाया करते थे। ये जैसे ही अपने गांव के दृश्य से ओझल होता है, जब गांव पीछे रह गया था, ये अपनी स्पीड पकड़ता है, रफ्तार पकड़ता है, भागता है और उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में ये ट्रॉट को छोड़कर आया था। लेकिन वो बहुत दूर थी, बहुत दूर अभी से जाना था। ये रात तक भी पहुंच पाएगा, ये कहा नहीं जा सकता था। उधर ट्रॉट के सामने सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी बदल नहीं रहा था। जंगल के पक्षी इसी प्रकार से चहचहा रहे थे जैसे पिछले 3-4 घंटे से चहचहा रहे थे। ना ही किसी डियर की कॉल थी, ना ही किसी भी बाघ के चलने की आवाज आ रही थी। मतलब वहां पर इतना खतरा अभी तो नहीं था। लेकिन सामने क्या था इसके बारे में ट्रॉट को नहीं पता था। ट्रॉट को लेकिन इस झोंपड़ी से तो निकलना ही होगा। अगर इसे आगे गांव की तरफ बढ़ना है तो अपना कदम तो उठाना ही होगा। ऐसे तो यहीं पर मर जाएगा ये। कोई साइकोलॉजिकल बीमारी भी हो जाएगी इसे पता था। ये तो डिप्रेशन में जा रहा था। ये खड़ा होता है, अब हिम्मत जुटाता है कि इसे कम से कम बाहर कुछ कदम रखने होंगे और सामने का अगर इसे देखना है दृश्य तो किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सामने सब कुछ ठीक ठाक है भी कि नहीं। ये झोपड़ी का दरवाजा खोलता है, एक हाथ में वही बांस का डंडा और अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। उधर दूसरी तरफ बिरसा अपने कदमों को इसकी तरफ बढ़ा रहा था, तेजी से चल रहा था। लेकिन सफर उसका बहुत लंबा था। उतना ही लंबा सफर तो ट्रॉट का भी था। इन दोनों के बीच में शायद कोई आदमखोर हो सकता था। ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही सामने ही एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। ये नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ता है, सामने देखता है। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, वो बड़ी चट्टान जरूर दिखाई दे रही थी जहां पर बिरसा को इसके हिसाब से बाघ उठा कर ले गया था। ये तो अभी भी यही सोच रहा था कि बिरसा मुझे धोखा दे ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों कि ट्रॉट का जो सोचने का तरीका था वो तो एकदम यही सोच रहा था कि बिरसा तो उसका मित्र था, उसके बारे में तो कुछ गलत सोच ही नहीं रहा था ट्रॉट। इससे पता चल रहा था कि ट्रॉट का दिल कितना साफ था। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे साथ जो व्यक्ति घर परिवार की बातें करता हुआ आ रहा है, अपने बारे में बता रहा है, जंगलों में जो हमारा सामान उठाकर चल रहा है, वो हमें धोखा क्यों देगा? यही चीज तो ट्रॉट सोच रहा था। ट्रॉट के सामने का दृश्य एकदम साफ था, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर बाघ ने उस चट्टान के पीछे से ही बिरसा को उठाया है
तो हो सकता है कि उस चट्टान से अगर मैं देखूं, जाकर उसके ऊपर चढ़कर आसपास देखूं, ध्यान लगाकर देखूं, तो वो जो बैग था जिसके अंदर ट्रॉट की राइफल थी, शायद वो उसे कहीं पड़ा मिल जाए, जो कि एक खाकी कलर का बैग था। हालांकि उसे पत्तों के बीच में ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन वो एक बहुत मोटी सी चीज थी। शायद दिख जाए, अगर दिख गई तो उसके अंदर से वो राइफल निकाल लेगा और उसके बाद सीधा गांव चला जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे उस चट्टान तक जाना था, चट्टान के ऊपर चढ़ना था, वहां जाकर देखना था कि आसपास बैग है कि नहीं। उस चट्टान की दूरी इस नीम के पेड़ से लगभग 50 मीटर की थी। ये नीम के पेड़ से उतरता है, आगे की तरफ बढ़ता है, दबे पांव धीरे धीरे इधर उधर देखता हुआ। दोस्तों, अब ये तो करना ही था, अगर ये नहीं करेगा तो मारा जाएगा। चट्टान के करीब पहुंच जाता है। वो देखता है कि कुछ 2-4 पत्थर छोटे छोटे उस चट्टान के आसपास पड़े हुए हैं। अगर उन पत्थरों को उठाकर ये एक दूसरे के ऊपर रखते तो एक सीढ़ी जैसी बन जाएगी और उसके बाद ये कूद कर शायद उस चट्टान के ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन जब ये पत्थर रखेगा तो ऐसा ना हो कि उसकी आवाज सुनकर टाइगर का ध्यान इस तरफ हो जाए और टाइगर आ जाए। इस चट्टान के आसपास तो कोई इस प्रकार का पेड़ भी नहीं था कि जिस पर ये एकदम से जाकर चढ़ जाएगा। वो पेड़ भी थोड़ी दूरी पर ही था। चट्टान के ऊपर चढ़ना इसने इसीलिए सही समझा क्योंकि वहीं से बिरसा गायब हुआ था। ये पत्थरों को बड़े प्यार से लगाता है, उनके ऊपर पैर रखता है, आगे की तरफ छलांग लगाता है, एकदम चट्टान के ऊपर गिरकर लेटकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तभी एक और चट्टान इसके हाथ में आती है। उसको पकड़कर अपनी पूरे शरीर को ऊपर खींचता है और जमीन से लगभग बस 8-9 फीट की ऊंचाई पर ही जाकर बैठ जाता है। अब ये 8-9 फीट की जो ऊंचाई थी ये बहुत अधिक नहीं होती किसी भी बाघ के लिए। कोई भी बाघ आता, अगर उसे इसके बारे में पता चल जाता, ये दिख जाता, तो नीचे के पैरों को जमीन पर लगाकर ऊपर खड़ा सीधा होकर ये अगले पैरों से, अपने हाथों से इसे नीचे उतार सकता था। इसीलिए ट्रॉट ने सोचा कि कम से कम 2 या 3 फीट और इसे ऊपर जाना होगा। लेकिन जो 2 या 3 फीट की जो ऊंचाई थी वो एकदम ऐसी नहीं थी कि सपाट हो, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। उसे उसी जगह बैठना होगा। यह और ऊपर चढ़ता है और उस टेढ़ी मेढ़ी सी जगह पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ा इंक्लाइंड होता है, आराम से नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन अगर बाघ से बचना है तो यहीं बैठना होगा। नीचे तो बाघ इसे आराम से देखकर उतार लेगा। ये उस ऊंचाई वाली जगह पर बैठ गया था, लेकिन ये साथ ही ये भी देख रहा था कि जो सूरज है, सूरज बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। उसका रंग अब एक लाल टिकिया में बदल रहा था। मतलब कि शाम ढलने वाली थी। जनवरी का महीना था, दिन छोटे थे, 3-3:30 तो बज ही गए थे, लेकिन सूर्य बहुत ही तेजी से जा रहा था। लगभग 5 बजे ही अंधेरा हो जाएगा। ऊपर से जंगल, लंबा सफर, और उस डगर के ऊपर कहां पर कोई टाइगर बैठा है कुछ नहीं पता। टाइगर तो है ही, उसे तो इसने अपनी आंखों से देखा है। अब ट्रॉट के पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प कि या तो इसी चट्टान के ऊपर बैठा रहे, या दूसरा विकल्प वापस झोंपड़ी के अंदर चला जाए। क्योंकि ये बात तो अब जाहिर हो चुकी थी, ये बात तो अब थी ही कि इसे रात यहीं बितानी पड़ेगी। सुबह से अभी तक डर के कारण जितना समय इसने बर्बाद कर दिया था, अब यहां से चलने का कोई फायदा था नहीं। बाघ की मूवमेंट भी कभी भी शुरू हो सकती थी। लेकिन ट्रॉट सोचता है कि अगर ये इस पोजीशन को छोड़ देगा तो कल फिर से यहां तक आने में कितना समय लगेगा कुछ नहीं पता। कल बाघ कहां मूव करेगा, कहां बैठेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सबसे सही चीज यही थी कि ये इसी चट्टान के ऊपर बैठा रहे। लेकिन ऐसी असमतल सी चट्टान के ऊपर पूरी रात बिताना, यह पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन यह करना ही पड़ेगा। वो देखने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से वो एक ढंग से, एक इस प्रकार से बैठ सकता है कि
थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। सूरज तो मानो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। अक्सर ऐसा होता है, जब इंसान को मुसीबत में किसी चीज की जरूरत होती है, वो चीज उसे मिलती नहीं है। यहां पर इसे सूर्य के प्रकाश की जरूरत थी, लेकिन सूर्य तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। लगभग 5 बजे के करीब एक बार्किंग डियर की कॉल आती है इस चट्टान के उस तरफ से, उस दिशा से जिस दिशा में इसने सोचा था कि बिरसा को बाघ लेकर गया है। उस दिशा से आवाज आ रही थी, यानी बाघ शायद वहीं से मूव करेगा। और पिछली रात का जो इसका एक्सपीरियंस था वो यही था कि जब भी बार्किंग डियर की कॉल आती है, उसके आधे 1 घंटे के बाद बाघ की मूवमेंट शुरू होती है इस झोंपड़ी के इर्द गिर्द। अब इसके पास समय ज्यादा था नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसे बार बार ऐसा लग रहा था कि ये जो चट्टान है, कहीं रात को इसकी आंख लग गई, कुछ भी हो गया और वो यहां से फिसल गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो अपने इर्द गिर्द देखने लगता है। ये बहुत डिले में चल रहा था, बहुत अजीब सा सोच रहा था। इसके सोचने समझने की शक्ति अब काम करना बंद कर रही थी, क्योंकि भूखा प्यासा, ना जुबान पर नमक का एक कण गया था। जब बहुत लंबे समय तक दोस्तों आप नमक नहीं खाते, तो आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो आपका ब्रेन है, वो ढंग से काम नहीं करता। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। पसीना भी से आ रहा था, सर्दी के मौसम में आ रहा था, पानी की एक घूंट अंदर नहीं गई थी। अब ये यही सोच रहा था कि मैं करूं क्या। क्या जो इस सामने 30 फीट की दूरी पर पेड़ है, इसके ऊपर चला जाऊं, यहां बैठ जाऊं जाकर। हाँ, यहां बैठना ठीक रहेगा, क्योंकि यहां कम से कम मैं अपनी कमर को थोड़ा सहारा तो दे पाऊंगा। ये नीचे उतरने का प्लान करता है। दोस्तों, पहला ही कदम जब ये नीचे वाली जो वो चट्टान की सीढ़ी इसने बनाई थी वहां पर रखता है, इसे सामने से जहां से बार्किंग डियर की कॉल आ रही थी, ऐसा प्रतीत होता है कि सूखे पत्तों के ऊपर कोई चलता हुआ इसी तरफ आ रहा है। ये टाइगर ही हो सकता था और कोई नहीं। टाइगर का ही ये इलाका था। अब तो इसे यकीन हो गया था, और टाइगर के इलाके में कोई और जानवर नहीं आएगा। इसे अपने कदमों को ऊपर ही रखना था। अब नीचे उतरने का मतलब ही नहीं था। पेड़ तक जाना पॉसिबल होगा ही नहीं। ये वापस ऊपर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और दोस्तों एकदम फिसल जाता है, क्योंकि जो चट्टान थी, चट्टान इंक्लाइन थी। फिसल कर नीचे की तरफ जाता है। वहां पर चट्टानों के बिखरने की आवाज आती है। इसके पत्थर बिखर चुके थे। ये बीच मझधार में खड़ा था। ये जमीन के ऊपर आ गया था। अब पेड़ की तरफ जाए या इसी चट्टान पर चढ़ जाए, करे तो करे क्या, या वापस झोंपड़ी की तरफ भागे। इसके पास इतने सारे ऑप्शन तो थे, लेकिन समय नहीं था। वो बाघ पीछे से अपने कदम को आगे ही बढ़ा रहा था। उसको उसकी आवाज चलने की सुनाई दे रही थी। इसके पास समय तो था ही नहीं। ये उन्हीं चट्टानों को फिर से लगाता है, पैर रखता है और ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है। ऊपर 8 फीट पर तो चढ़ गया था, लेकिन उससे आगे जब उस चट्टान को जोर से पकड़ता है, वो चट्टान हिलती है। वहां से कई सारे छोटे छोटे कंकर आकर नीचे गिरते हैं, नीचे की चट्टानों पर गिरते हैं। इस बाघ को अब तो भनक हो ही गई थी कि कुछ ना कुछ तो मेरे इलाके में है। ये तो इसी की टेरिटरी थी। ये तेजी से अब आगे बढ़ रहा था और 10 सेकंड के बाद ही इसका बड़ा चेहरा ट्रॉट के एकदम पीछे आकर खड़ा हो गया। ट्रॉट ने पीछे देखा। ट्रॉट अभी भी मशक्कत कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए। ये बाघ भागता है। ट्रॉट उसी दौरान अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, चट्टान को पकड़ता है, अपने शरीर को ऊपर खींचता है और उस 12 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक अजीब सी पोजीशन में बैठ जाता है। नीचे बाघ कूद मारकर अपने दोनों हाथ आगे चट्टान की तरफ लगाता है। दोस्तों, 9 फीट की दूरी तक इस बाघ का मुंह था और मात्र 2-2.5 फीट ऊपर ही बैठा हुआ था ट्रॉट। ये जो पंजे मार रहा था बाघ, ये ठीक ट्रॉट के जूतों के बिल्कुल
आधा फीट नीचे लग रहे थे। ये इसे खींच कर नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था और दहाड़ रहा था कि बस ये व्यक्ति मुझे मिल जाए। ये कैसे आ गया मेरी टेरिटरी में? ये जो दृश्य मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों, इसे सुनना और सुनाना तो आसान है, लेकिन ये जब ट्रॉट के साथ हो रहा होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ट्रॉट की हालत क्या होगी। जो पंजे ये बाघ मार रहा था, ये पंजे उस चट्टान को भी चीर रहे थे। उसके अंदर से धुआं आ रहा था। इसने पत्थर का भी रेत बना दिया था। इस प्रकार से इतने दमखम से ये पंजे मार रहा था। अगर एक नाखून भी इसके जूते में अटक जाता तो वो उस जूते के साथ ही ट्रॉट को नीचे खींच लेता। ये ठीक कुछ उस प्रकार का हो रहा था जैसे एक बार केनेथ एंडरसन साहब अपनी कैनवास चेयर के ऊपर बैठे थे, नीचे से बाघ आ गया। उसने जैसे ही पंजे मारे नीचे से कैनवास को फाड़ दिया और उनकी थाइस के अंदर, उनकी बैक के अंदर बाघ के नाखून गड़ गए थे। उधर अब अंधेरा होने वाला था। बिरसा को भी पता था कि बस अब उसे रुकना होगा। पूरी रात यहीं कहीं बैठकर बितानी होगी। वो एक पेड़ का चुनाव करता है और पेड़ के ऊपर सारा सामान लेकर बैठ जाता है। हाथ में राइफल, गोलियों का बैग अपनी कमर के साथ बांध लेता है। राइफल लोडेड थी। पूरी रात बितानी थी। उधर 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 दोस्तों, उधर ट्रॉट की जान तो उसकी हलक में थी। बाघ की दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल को गुंजा रही थी। वो उसे नीचे उतारना चाहता था, बस उसे ही मारना चाहता था, उसे खाना चाहता था। उसके पंजे जब चट्टान के ऊपर लग रहे थे तो टक 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 जिस प्रकार की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि लोहा लोहे से टकरा रहा है। और उसके पंजों की ताकत की आवाज सुनकर, उनकी स्ट्रेंथ की आवाज सुनकर ट्रॉट और खौफज़दा हो रहा था। खौफ से भर गया था ट्रॉट और वो अजीब सी एक पोजीशन में बैठा हुआ था। कभी भी नीचे फिसल जाता, अगर फिसला तो खेल खत्म था। और अभी तो समय ही कुछ नहीं हुआ था। 6 साढ़े 6 बजे थे। पूरी रात पड़ी थी। और रात के बाद भी क्या, इसे थोड़ी ना पता था कि विरसा आ रहा है। इसके हिसाब से तो बस अब जिंदगी खत्म थी। ये बाघ यहां से हटेगा नहीं और अगर ट्रॉट नीचे गिर गया तो ये रहेगा नहीं। दोस्तों, समय का पहिया घूमता है, समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है। ये बाघ 1 घंटा मशक्कत करने के बाद इसी चट्टान के नीचे बैठ गया था। इसके हाँफने की आवाज, हल्की हल्की कुर्राहट की आवाज ट्रॉट को सुनाई दे रही थी। ट्रॉट चट्टान के ऊपर ही था। इसकी जो पोजीशन थी 12-13 फीट की ऊंचाई पर, इसे लग गया था कि हां, यहां पर यह सुरक्षित है। लेकिन कब तक? पूरी रात थी। बार्किंग डियर की कॉल चल रही थी। वो बार्किंग डियर जो इस बाघ को झोंपड़ी के पीछे जो टीला था वहां से देख रहा था, वहां से वो कॉल कर रहा था। ये बाघ यहीं बैठा हुआ था। अब अंधेरा हो चुका था। चांद की रोशनी थी तो, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि सब कुछ साफ साफ दिखे। लेकिन ट्रॉट को वहां से हिलना ही नहीं था, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना था। यह बाघ बहुत शातिर था। यह बाघ रात में आराम से देख पा रहा था। अगर ट्रॉट नीचे की तरफ आराम से जाकर 8-9 फीट की ऊंचाई पर बैठेगा, इसे ये क्षण भर में नीचे खींच लेगा। इसीलिए ट्रॉट को वहीं बैठना था। यह बहुत ही मशक्कत भरा, बहुत ही डर भरा काम था। लेकिन कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था ट्रॉट के पास। अब तो यही उम्मीद थी कि सुबह होगी, ये बाघ फिर से कहीं जाएगा, अगर गया तो। लेकिन ट्रॉट को यह यकीन हो रहा था कि ये बाघ इसे लिए बगैर नहीं जाएगा, ये इसे लेने ही आया है। इस सोच के साथ फिर भी जान तो अपनी बचानी ही थी। जान है तो जहान है। ये उसी चट्टान के ऊपर बैठा रहता है। समय बीतता है। बार्किंग डियर कॉल करता रहता है। ये मेक श्योर करता है कि इसकी आंख ना लगे। घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बाघ नहीं उठा। ये चलता, इसी चट्टान के चक्कर लगाता, अपने पंजों को फिर से ऊपर लगाकर देखता कि क्या अब ये पकड़ सकता है अपने शिकार को। लेकिन
ये नाकामयाब था। ऊंचाई इतनी थी कि केवल जूते से आधा फीट नीचे की तरफ ही उसके पंजे पहुंच पा रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसने कई बार रात में ट्राई किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। समय बीता दोस्तों। 5:30-6 बजे के करीब हल्का हल्का उजाला होने लगा। उधर बिरसा ने ठान ली थी कि अब ये पहुंचेगा। मात्र 4 किलोमीटर दूर था बिरसा। बिरसा इसी तरफ बढ़ रहा था। ये बाघ फिर से पंजे मारने लगता है, दहाड़ने लगता है, गुर्राने लगता है। दोस्तों, 1 घंटे के बाद ही बिरसा काफी नजदीक पहुंच गया था इस जगह के। और इस जगह के नजदीक पहुंचते ही बिरसा ने अपनी सेंसेस को और शार्प तरीके से खोल दिया कि कहीं से भी कोई आहट, कोई आवाज हो तो उसे सुनाई दे जाए। और उसे बाघ के बार बार दहाड़ने की आवाज सुन रही थी, क्योंकि बाघ ट्रॉट को नीचे उतारना चाहता था। जिस दिशा से आवाज आ रही थी ये उसी दिशा में बढ़ता है। इसे यकीन हो गया था कि जो बाघ है, बाघ ने ट्रॉट को मार दिया है और उसे वो खा रहा है, इसीलिए दहाड़ रहा है। वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसी दिशा में बढ़ता है जो चट्टान थी। चट्टान से मात्र 40-50 फीट की दूरी पर उसे जो दृश्य दिखाई दिया, वो दृश्य तो बड़ा ही भयानक था। ट्रॉट, जिसे चक्कर आने ही वाले थे, जो ऊपर बेचारा इस प्रकार से बैठा हुआ था कि अब मरा के तब मरा, और नीचे से बाघ अपने पंजों से उसे नीचे खींचना चाहता था। एकदम सीधा खड़ा था बाघ। बिरसा के पास मौका ही मौका था। यह अपनी राइफल को सही दिशा में स्ट्रेन करता है और जो लोअर बैक थी इस बाघ की, उसके ऊपर निशाना साधता है, क्योंकि अगर सिर का निशाना साधता तो अगर गोली इधर उधर हो गई तो ट्रॉट को भी लग सकती थी। बाघ का सर ट्रॉट से मात्र 3-3.5-4 फीट की दूरी पर ही था, इसलिए लोअर बैक के ऊपर निशाना साधा बिरसा ने और शूट कर दिया। गोली की भयंकर आवाज दोस्तों, और पहली ही गोली में ये बाघ वहीं उसी चट्टान के नीचे गिर गया। चट्टान की बिल्कुल जड़ में ये पड़ा हुआ तेज तेज सांसें भर रहा था। डबल बैरल गन थी। ये वापस जाता है, उस बाघ के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसके सिर का निशाना लेता है, टारगेट बनाता है और शूट करता है। बाघ खत्म हो गया था। ट्रॉट ऊपर से नम आंखों से नीचे की तरफ उतरता है और गले लगा लेता है बिरसा को कि बिरसा तुम कहां गए थे? बिरसा, बिरसा तुम जिंदा हो। बिरसा, मैं तो सोच रहा था कि तुम मारे गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो। अब ट्रॉट की ये बातें सुनकर बिरसा को अपने ऊपर और शर्म आ रही थी कि ये व्यक्ति अभी भी मेरी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहा था। ये अभी भी खुश हुआ मुझे जिंदा पाकर। वाह, अंग्रेज ने सच्ची दोस्ती की थी मेरे साथ, बिरसा ने सोच लिया। बिरसा को पश्चाताप हो रहा था, इसलिए बिरसा यही सोचता है कि वो सब कुछ सच सच बताएगा ट्रॉट को कि क्या है क्या नहीं। वो सब कुछ बता देता है रामकिशन के बारे में, उसे क्या कहा गया था, वो उसे यहां छोड़कर चला गया था। लेकिन वो पश्चाताप करने के लिए वापस आया, अपनी जान को जोखिम में डालकर वापस आया। ट्रॉट इस बात को समझ गया था कि मैं समझता हूं जिस प्रकार से हम अपना काम करते हैं, हमारे जो सीनियर होते हैं हमें करने के लिए बोलते हैं, ये जो सरपंच है ये भी उसी प्रकार से तुमसे काम करवाता है। तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, लेकिन तुम मेरी जान बचाने के लिए आए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अब ट्रॉट यही कहता है कि देखो, दुनिया के लिए तो मैं मर ही गया, रामकिशन के लिए तो मैं मर ही गया। उसने आगे भी बता दिया होगा कि ट्रॉट मारा गया है, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मेरे जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी मैं मारा गया हूं, और गांव वालों के लिए भी मैं मारा गया हूं, और तुम्हारा भी पल्ला एकदम साफ है, तुमने तो मुझे मार ही दिया है, इसलिए तुम भी गांव वालों की नजरों में एकदम सही हो, और मैं तो मर ही गया हूं। अब यह मौका है कि हम वो काम कर दें जो मैं काफी समय से सोच रहा था। बिरसा ने कहा, क्या काम? ट्रॉट ने कहा, तुम मुझे
उन्हीं खदानों की तरफ ले चलो। मुझे पता है किस प्रकार से हीरो को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट करना है। जो भी सामान मुझे चाहिए होगा तुम मुझे ला कर देते रहना। 1 महीने के अंदर हम इतने हीरे निकाल लेंगे कि जिससे तुम्हारी भी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मेरी। और यहां से किस प्रकार से मुझे बंबई होते हुए इंग्लैंड वापस चले जाना है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर मुझे अच्छे तरीके से पता है। एक हीरे की कीमत कितनी है मैं जानता हूं। मैं आराम से इंग्लैंड चला जाऊंगा और वहां जाकर अपना जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं मर चुका हूं सबके सामने। और तुम इन हीरों को लेकर कहीं पर भी चले जाना, अपना जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत करना। शहर चले जाना, कलकत्ता बंबई कहीं भी चले जाना। बिरसा को बहुत अच्छा लगता है सुझाव। दोस्तों, ये दोनों 1 महीना लगकर वहां से खूब हीरे निकालते हैं। और एक रोज ऐसा आता है जब आधे आधे उन हीरों को लेकर ये अपने अपनी डगर पर निकल जाते हैं। और उसके बाद इनका जीवन इस प्रकार का हो जाता है जैसे मानो किसी राजा का। बिरसा भी अपना गांव छोड़ देता है, शहर में चला जाता है। कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या थी ये बिरसा को पता था। उधर ट्रॉट भी हीरों को लेकर बंबई होते हुए लोगों को रिश्वत देते देते अपने देश इंग्लैंड पहुंच जाता है। और वहां जाकर ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों, हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। इसके जमीन के अंदर, भारत भूमि के अंदर जो चीजें पैदा हुई, जो उपज होती है, वो बेशकीमती होती है। और यही कहानी थी पन्ना के जंगलों के आसपास की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोनों चैनल्स को बहुत प्यार करेंगे। अगर आप एक से एक यूनिक कहानी सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसे ही प्यार करते रहिए बियॉन्ड बुक्स को भी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।